हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और उसके भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट बकायदा चेक करी है तो आपको पता होगा कि इस वीडियो से ठीक ऊपर जो वीडियो है ना, वहां क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक की बातचीत पूरी खत्म हो चुकी थी, ठीक है। अब वैसे ही बातचीत यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 23 के लिए करनी है। और एक बात जो मैंने हमेशा बताई है वो ये है कि अगर आपने फिजिक्स में क्लास 11 और क्लास 12 दोनों ही क्लासेस में अगर आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज को बहुत ही बखूबी एकदम अच्छे से सॉल्व करके रखा हुआ है ना, इसका मतलब आप कई लोगों से कई ज्यादा आगे पहुंच चुके हो, ठीक है। इस बात को क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लो। इसलिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं। आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, टू, इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो बॉडीज हैं और आइडेंटिकल तो नहीं है यहाँ पे, ओके ओके ओके, सेपरेशन ओके ओके। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज दिस मच, रेडिया नेग्लिजिबल, रेडियस तो नेग्लिजिबल है ऐसा बोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो दो स्फीयर्स लेते हैं ए और बी, सेपरेशन डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। दो स्फीयर्स ले लिया अपन ने भैया, एक ए वाला स्फीयर ले लिया और एक बी वाला स्फीयर ले लिया, ठीक है। ए वाला स्फीयर ले लिया और एक बी वाला स्फीयर ले लिया, और इनका सेपरेशन डिस्टेंस जो है ना वो 50 सेंटीमीटर के बराबर है। सेंटर टू सेंटर जैसे अपन इसको जोड़ देंगे तो वो दूरियां जो है वो आ चुकी हैं 50 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। लिख दें अपन इसको बेटा, एक बार लिख दें। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होता है 0.5 मीटर। ऑब्वियसली चार्जेस की जब बात करेंगे तो वो तो कूलम्स में होंगे, लेकिन जब डिस्टेंसेस की बात करेंगे तो उसको भी हमको ऐसा यूनिट में ही लेकर के चलना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में गिवन है तो पहला काम ये करिए कि उसे सबसे पहले फुर्सत में कन्वर्ट कर लो एसआई यूनिट विच इज बेसिकली मीटर्स में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे गिवन था कि चार्ज जो है ना वो 6.5 10 टू द पावर -7 है, ओके। चार्जेस जो है ना वो है 6.5, इसके पास चार्ज कितना है भाई साहब Q1 मान लो, इसके पास चार्ज कितना है भाई साहब Q2 मान लो। तो सवाल के अनुसार गिवन है, सवाल के अनुसार गिवन है कि Q1 हो या Q2 हो, दोनों की वैल्यू क्या है, इट इज 6.5 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। इट इज 6.5 10 टू द पावर -7 कूलम, इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या है, रेडियस जो है नेग्लिजिबल है, तो व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। पहली बात तो जरा इस पे ध्यान देना, ये जो वर्ड लिखा है ना म्यूचुअल फोर्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जरा गौर करते हुए चलो। इसके पास भी चार्ज प्लस का 6.5 10 टू द पावर -7 कूलम, इसके पास भी चार्ज सेम है, प्लस का 6.5 10 टू द पावर -7 कूलम। तो भैया दोनों ही बॉडीज के पास जो है वो चार्जेस बखूबी सेम हो चुके हैं, दोनों ही बॉडीज के पास चार्जेस बकायदा सेम हो चुके हैं। तो फिर दोनों अगर लाइक चार्जेस हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो भैया अगर मैं इसमें फोर्स निकालता हूं यूजिंग कूलम्स लॉ, मान ले फॉर एग्जांपल मेरे फोर्स की वैल्यू आती है 1500 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वैसे चार्जेस के बीच का फोर्स तो इतना ज्यादा आता नहीं है, मान लो 1.5 न्यूटन आती है, ठीक है। अगर 1.5 न्यूटन मेरे फोर्स की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि ए वाले ने बी वाले को रिपेल करा 1.5 न्यूटन के फोर्स के साथ, और वहीं बी वाले ने भी ए वाले बॉडी को रिपेल करा विद द सेम फोर्स 1.5 न्यूटन, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पहले फोर्स निकाल देंगे और डिवाइड कर देंगे हाफ हाफ में, ठीक है। ऐसी बड़ी गलती मत करना, याद रखो फोर्स म्यूचुअल है, ठीक है। ओके, फोर्स तो पूछा ही हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई दोनों ही चार्जेस का मॉड्यूलस Q1 और Q2 दोनों ही चार्जेस का मॉड्यूलस अपॉन नीचे क्या हो जाता है R का स्क्वायर। अब बस बेसिक फॉर्मूला बेस्ड चीज रही है तो ठीक है। तो देयरफॉर F इज इक्वल्स टू, भाई साहब K क्या होता है, तो K होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। उसके बाद Q1 इंटू Q2 करेंगे, दोनों की चार्ज की वैल्यू बिल्कुल सेम है,
तो क्या है चार्ज 6.5 10 टू द पावर माइनस का 7 ना, 6.5 10 टू दी पावर क्या था माइनस का 7 ना, तो Q1 इंटू Q2 करेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या होता है, नीचे होता है सर डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना हो चुका है 0.5 मीटर हो चुका है भाई। सॉल्व आउट करेंगे ना तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर मारना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बस 0.5 का स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा, इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो देयरफॉर जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा ना उसकी वैल्यू आ जाएगी 1521, ठीक है, 10 की पावर -5 न्यूटन। पसंद आए तो इसको रख लेना, ठीक है, या फिर इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.521 पॉइंट को 3 दफा मैंने पीछे की तरफ खींच लिया है। अगर पॉइंट को 1 2 3 दफा अगर मैं पीछे की तरफ खींच लूंगा तो -5 +3 करना पड़ेगा। कितने स्टेप्स आ गए पीछे, 3 स्टेप्स आ गए पीछे, तो +3 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा -2। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन बोल दूंगा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा अपने पास इसके पहले वाले का आंसर। वही पूछा हुआ था फाइंड द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये अपना ए का आंसर जो है वो आ चुका है। ये अपना ए का जो आंसर है वो हो चुका है एकदम डन डनाडन डन। ए का जो आंसर है वो हो चुका है बिल्कुल डन डनाडन डन। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे अगले वाले केस पे आते हैं, ठीक है। तो अगला वाला केस क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल, ठीक है। अगर हर एक स्फीयर को डबल चार्ज कर दिया गया है, द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, ओके। चार्जेस को डबल कर दिया है और डिस्टेंस को इस दफा हाफ कर दिया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F = K Q1 Q2 by R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी जो अपना आंसर आ रहा है ना, तो देयरफॉर मैं कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूं, देयरफॉर F मतलब K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.521 10 की पावर -2 न्यूटन, ठीक है। अब अगले वाले केस में क्या है, चार्जेस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया। तो अब जरा इसमें अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ बी वाला पार्ट आ चुका है बेटा। अब इस बार जो नया वाला चार्ज है ना, ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं Q1 डैश, तो ये हो चुका है प्रीवियस वाले का डबल। जो दूसरा वाला चार्ज है ना उसका चार्ज क्या मानता हूं मैं इस बार Q2 डैश, वो भी हो चुका है प्रीवियस वाले चार्ज का डबल, ठीक है। लेकिन इस दफा जो दूरी है ना R डैश, वो हो चुकी है प्रीवियस डिस्टेंस का हाफ, मतलब R/2 हो चुका है। तो अब जो फोर्स है इन दोनों के बीच का, अब जो फोर्स है उसको मैं बोल दूंगा F डैश। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए अब पूरा फोकस आपको डालना पड़ेगा इस फोर्स को निकालने के लिए, ठीक है। पूरा फोकस डालो फोर्स को निकालने के लिए। F का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 by R का स्क्वायर, ठीक है। तो F डैश = K, ये क्या हो जाएगा Q1 का डैश Q2 का डैश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब R डैश का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो F डैश = क्या हो जाएगा भाई साहब, K को रहने देना। उसके बाद Q1 डैश क्या हो चुका है, ये हो चुका है ट्वाइस ऑफ Q1, ये हो चुका है ट्वाइस ऑफ Q1। Q2 डैश क्या हो चुका है, ट्वाइस ऑफ Q2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा R डैश का स्क्वायर, और R डैश क्या हो चुका है, डिस्टेंस को कर दिया गया है हाफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा R/2 का स्क्वायर। समझ गए मेरी बात, R/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो यहां तक कोई फंडे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोग को, ठीक है। नाउ अब जरा गौर करते हुए चलना, अब क्या होने वाला है सुनो। F डैश जो है वो क्या हो जाएगा भाई, 2 2 हो चुका है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद K, उसके बाद Q1 Q2, अच्छा एक सेकेंड, हाँ सही तो है Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या होगा था बेटा R/2 का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जाएगा तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो F डैश तेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, 4 4 16 टाइम्स K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन, फ्रॉम प्रीवियस आंसर वी ऑलरेडी नो कि यहाँ पे ना जो ये लिखा है ना K Q1 Q2 by R का स्क्वायर, इसको बोलते हैं अपन F। तो इसको अपन एक काम करें, अभी के लिए इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, ताकि मैं बोल सकूं कि वहां पे K Q1 Q2 by R स्क्वायर जो है ना वो तो F के बराबर है, जिसकी वैल्यू क्या है 1.5 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें यहां से एक बात समझ में आती है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव F डैश इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव
एफ डैश इक्वल टू 16 इंटू, ये क्या हो चुका है बेटा, एफ के बराबर हो चुका है। तो एफ डैश इक्वल टू 16 इंटू एफ अपने पास कितना हो चुका था, एफ था अपने पास 1.5 10 टू द पावर -2। एफ क्या था बेटा 1.5 10 टू द पावर -2। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, इट बिकम्स 24 और 10 टू द पावर -2 है, इसको भूलना मत, 24 10 टू द पावर -2 न्यूटन। तो जो नया वाला फोर्स हो जाएगा ना, पहली बात तो ये कि जो नया वाला फोर्स है दिस इज 16 टाइम्स प्रीवियस फोर्स, ठीक है। और अगर वैल्यू वाइज चेक करें तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो चुका है, पॉइंट को 2 दफा पीछे खींचो तो वो तो गायब ही हो जाएगा, 10 टू द पावर 0 हो जाएगा ना, ठीक है। 10 टू द पावर 0 हो गया मतलब 1 हो गया, तो 0.24 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट, एफ डैश का आंसर आ चुका है 0.24 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। डन, पूरा केस जो है वो हो चुका है क्लियर। ये अपना आंसर जो है वो आ चुका है पूरा शानदार तरह से। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई अब तुमको स्क्रीनशॉट लेना होगा डिटेल सोल्यूशन का, यहां से कहानी को नोट डाउन करना स्टार्ट करो। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो उसके बाद ये वाला पार्ट है तुम्हारे पास, ये रहा तुम्हारे पास फाइनल सोल्यूशन इसका। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बढ़िया, सिंपल लग रहा है, बस ऐसे ही फ्लो में चलते रहो। तो ये अपने दोनों केसेस जो है ना वो हो चुके हैं। तो फोर्स हो चुका है 16 टाइम्स प्रीवियस फोर्स, अब वैल्यू आ चुकी है 0.24 न्यूटन। पहले कितनी आ गई थी, 1521 10 टू द पावर -5 न्यूटन था, ठीक है। चले ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 विच इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, ठीक है। ये फिगर क्या दिखा रहा है, शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। 3 चार्ज पार्टिकल्स का ट्रैक है, विच पार्टिकल गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस। पहली बात तो साइन पूछा हुआ है 3 चार्जेस का, तो मैं अभी के अभी यहाँ पे साइन क्लियर कर दूं क्या। आंसर का इसका जो पहला वाला पार्ट है, हालांकि सवाल में ऐसे पार्ट वाइज नहीं पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी शब्दों का खेल है। यहाँ पे 2 सवाल दरअसल पिच करे हुए हैं। पहला साइन बताना है, उसके बाद विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, किसका चार्ज पर यूनिट मास है ना उसका रेशियो ज्यादा है। तो जरा एक बात पे गौर करते हुए चलना। साइन कन्वेंशन बड़ा सिंपल सी बात है, ऊपर प्लस का प्लेट है, नीचे माइनस का प्लेट है। ये फर्स्ट वाला पार्टिकल और सेकंड वाला पार्टिकल जो है ना वो फर्स्ट वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल 1 and 2 कैरीज नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्ट हो रहा है प्लस की प्लेट की तरफ, इसका मतलब उसके पास खुद का चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा, कैरीज नेगेटिव चार्ज। इसके पास जो खुद का चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, कैरीज नेगेटिव चार्ज। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। एक बात जरा सुन लो बेटा पहली फुर्सत में, ठीक है। चार्ज टू मास का रेशियो, इसका मतलब क्या होता है, कितना चार्ज पर यूनिट मास आ रहा है बॉडी के पास, ठीक है। क्या बोला, अगर चार्ज टू मास का रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि कितना चार्ज बॉडी के पास आ रहा है पर यूनिट मास, ठीक है। अगर चार्ज टू मास का रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी के पास ज्यादा चार्ज है पर यूनिट मास। और अब अगर बॉडी के पास चार्ज पर यूनिट मास की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा टुवर्ड्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा टुवर्ड्स द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स एज सिंपल एज दैट। जिसका डेविएशन सबसे ज्यादा उसका चार्ज टू मास का रेशियो सबसे ज्यादा। इतनी बात हम लोग को पूरा क्लियर हो गई है। तो यहां पे लिखा है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास का रेशियो, ठीक है। तो एक काम करो, पहली बात तो एक काम करते हैं, इसमें जरा कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। इसकी लेंथ को अपन एल मान लेते हैं, चलेगा। इसकी लेंथ को अपन ने क्या मान लिया, अभी एल के बराबर मान लिया। उसके बाद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा एक अपन को यहां पे रेफरेंस लाइन मार लेनी चाहिए कि हम चेक तो करेंगे कितना किस में डेविएशन आ रहा है। तो एक अपन ने इसको मार दी है रेफरेंस लाइन, और अब आप लोग देख सकते हैं, इसके अनुसार अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये रेफरेंस लाइन है तो ये जो थर्ड वाला पार्टिकल है ना, उसने वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना वो ट्रैवल कर लिया है h के बराबर। h के बराबर इसने ट्रैवल कर लिया वर्टिकल डिस्टेंस। तो पहले एक काम करो बेटा, यहां तक का फंडा जो कुछ भी लिखा हुआ है एक बार जरा इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले वाले सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर है। चलो अब जरा ध्यान देते हुए चलना। विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास का रेशियो, सबसे ज्यादा शार्प डेविएशन जो है ना वो थर्ड वाले में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब चार्ज टू मास का रेशियो थर्ड वाले का ज्यादा होगा। हर एक चीज पहले क्लियर करता हूं। देखो भाई,
अगर अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। मान लो हमने ऐसा माना कि हर पार्टिकल जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हर पार्टिकल के पास एक्स की तो वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, लेकिन वाई पर जो वेलोसिटी है इनिशियली वो 0 के बराबर है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस तो h है, इनिशियल वेलोसिटी वाई पर क्या थी, 0 के बराबर, तो हाफ a इंटू क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे बहुत ही शानदार तरह से, ये तो 0 हो चुका है। हाफ भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप यहां देख सकते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स का फॉर्मूला चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो जब मुझे a निकालना होगा तो E अपॉन m हो जाएगा, जब a निकालना होगा तो E अपॉन m हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो तो हाफ, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, E ओवर m, उसके बाद चलेंगे अपन t का स्क्वायर, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू E टाइम्स E अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2m, उसके बाद जरा ध्यान देना टाइम का स्क्वायर करना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस तो यहाँ पे अपने पास अगर देखा जाए तो पूरी ट्रैजेक्टरी पे l के बराबर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब तुम ये बोल सकते हो कि साहब वर्टिकल तो h के बराबर था, तो बेटा मोशन अलोंग वाई एक्सिस देखने के अनुसार डिस्प्लेसमेंट मैंने वर्टिकल का h के बराबर ही लेके रखा हुआ है। टाइम कितना लग गया बस वो निकालना है, ठीक है। तो टाइम का तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं ना कि भाई अगर इसकी लेंथ पूरी l के बराबर है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब तो मुझे बोलोगे कि सर वेलोसिटी का आप कंपोनेंट नहीं लेना चाहेंगे क्या, तो मैं बोलूंगा बेटा एंगल छोटे हैं ना, जब cos 0, जब एंगल छोटा होगा तो इवेंचुअली वो cos थीटा की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो अपन इसे क्या कर दिया बेटा, टाइम को अपन कर देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, l अपॉन v का स्क्वायर, L अपॉन वी का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चार्ज टू मास का रेशियो चाहिए था बेटा, किसका, चार्ज टू मास का रेशियो चाहिए था, 2 को अपन ने यहां फेंक दिया, ठीक है। चार्ज टू मास का रेशियो चाहिए था, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, E टाइम्स L का स्क्वायर अपॉन V का स्क्वायर। तो चार्ज टू मास का रेशियो देख, अब यहां से क्या आएगा, देयरफॉर चार्ज टू मास का रेशियो E बाई M इज इक्वल्स टू 2h हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, 2h इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने अप्लाई कर दिया, लेंथ सबके लिए सेम था, सब सेम वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, E L का स्क्वायर था, ठीक है। सब सेम वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, E L का स्क्वायर अपॉन V का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चार्ज टू मास का रेशियो जो है ना वो दरअसल h के प्रोपोर्शनल तो हो ही चुका है ना, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि चार्ज टू मास का रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू h, ठीक है। जिसका डेविएशन ज्यादा है ना उसका चार्ज टू मास का रेशियो ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे h का मतलब थर्ड वाले का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड फॉर पार्टिकल 3। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर मैक्सिमम डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड फॉर पार्टिकल 3 बिकॉज उसका चार्ज टू मास का रेशियो इज बेसिकली मोर देन एवरीबडी एल्स, बिकॉज इट्स चार्ज टू मास रेशियो इज हाईएस्ट। तो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा कि जिसका चार्ज टू मास का रेशियो सबसे ज्यादा होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा ना आपको डेविएशन देखने को मिलता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई आप लोग डायग्राम का स्क्रीनशॉट तो ले चुके होंगे पहले से, डायग्राम को आप लोगों ने पहले से ही बना लिया होगा और ये रहेगा आपके पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन लेने का मौका। मेरे ख्याल से पूरा फंडा आप लोग के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। पक्का, आगे बढ़े, चलिए। तो यहां पे जो पार्टिकल 3 है उसके अंदर आएगा मैक्सिमम डेविएशन, इसका जो पार्टिकल 3 है उसके अंदर आएगा मैक्सिमम डेविएशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसको जरा यहां से गायब किया जाए और अब आपको लेके हाँ ये भैया एक काम करो, जो यहाँ पे रेफरेंस लाइन मैंने बना के रखी थी एक बार जरा डायग्राम में ये हल्के फुल्के छोटे मोटे जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है वो जरा कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। पक्का। तो यहां पे डिफ्लेक्शन पार्टिकल 3 का मैक्सिमम आया है तो उसका चार्ज टू मास का रेशियो भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कंक्लूसिव पॉइंट आपके लिए कि अगर पार्टिकल का चार्ज टू मास का रेशियो बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर डेविएशन जो है ना वो बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। चलो ओके,
मूविंग ऑन टू दी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है 3×10⁻³ आई कैप का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इस आई कैप का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये मूव कर रही है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। ओके, YZ प्लेन के पैरेलल है। ठीक है भाई, तो इसके पहले ए वाले पार्ट पे आते हैं, डिटेल सॉल्यूशन में इसके पहले ए वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड, तो अपन पहले एक्सेस तो मार देते हैं, एक्स वाई जेड पहले अपन एक्सेस तो मार देते हैं, ये वाई मार दी, ये एक्स मार दी और ये जेड वाली मार दी। ठीक है, चलेगा 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 चलेगा, एक्स वाई जेड वाली मार दी। ठीक है, अब देखते हुए चलना क्या हो रहा है भाई, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो दरअसल काम कर रही हैं अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो दरअसल काम कर रही हैं अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 1 2 जितना तुम्हारा मन करे उतनी तो बना लो, तो ये अपन बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये सारी की सारी काम करिए अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसकी वैल्यू क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, ये है 3×10⁻³ आई कैप। ठीक है, ई की वैल्यू क्या है 3×10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप, मतलब अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जिस बॉडी की हम बात करने वाले हैं ना, एक वो स्क्वायर साइड की, स्क्वायर टाइप की बॉडी है ना, जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर और पैरेलल टू द YZ प्लेन है, पैरेलल टू द YZ प्लेन है, और इसका साइड कितना है, इसका साइड है 10 सेंटीमीटर। तो अपन एक काम करेंगे, पहले जरा इस बॉडी को बनाया जाए, एक स्क्वायर टाइप की बॉडी है जो कि इस YZ प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, तो जब इस YZ प्लेन के पैरेलल होगी तो कुछ इस तरह की बॉडी होगी, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये रही अपने पास ये वाली बॉडी। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी, ये रही अपने पास वो स्क्वायर शेप की बॉडी जो कि YZ प्लेन में लाई कर रही है, स्क्वायर शेप की बॉडी जो कि YZ प्लेन में लाई कर रही है। बस 2 मिनट, एक बार बॉडी का परसेप्शन क्लियर हो जाए, तो ये स्क्वायर शेप की बॉडी है जो कि YZ प्लेन में लाई कर रही है। भाई इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ जाएगा, अपन सब लोग जानते हैं एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है और ये YZ प्लेन है, अगर YZ प्लेन ये रहा, ऐसा मान ले YZ प्लेन, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इस तरफ ही जाएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसको बनाता हूं मैं ऐसे करके, इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ ही जाएगा ds, या फिर एक काम करते हैं प्रॉपर इसको अपन लिख देते हैं एरिया वेक्टर a। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऊपर लिखा हुआ है, ds भी यहाँ पे, मतलब एरिया वेक्टर भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया होगा कितना, तो स्क्वायर का साइड कितना था यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में स्क्वायर का साइड था। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर का जो एरिया है वो निकलता है लेंथ का स्क्वायर करके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बेसिकली, तो लेंथ का स्क्वायर कर देना, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का अपन स्क्वायर मार देंगे, तो जो एरिया वेक्टर है वो कितना आ जाएगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये किस तरफ काम करेगा, ये भी काम करेगा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी काम करेगा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, एरिया वेक्टर भी गिवन है। अब अपन एक काम करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, नाउ भाई जब फ्लक्स निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, तो भाई यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी थी, सवाल के अनुसार 3×10⁻3, सवाल के अनुसार 3×10⁻3। अब डायरेक्शन के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा 3×10⁻3 और एरिया वेक्टर कितना हो चुका अपने पास 10⁻⁻2, इसका मतलब अच्छा फ्लक्स आ चुका है, मतलब न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, तो अपने पास आंसर में आ जाएगा सिर्फ 30। ठीक है, तो देयरफॉर जो फ्लक्स है वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ कितना 30, सही जा रहा हूं, बिल्कुल सही जा रहा हूं, 30 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट, 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जो अपना फर्स्ट वाला पार्ट था ना, इसका ए वाला पार्ट, वो हो चुका है डन। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, मतलब इस स्क्वायर को ऐसे टिल्ट कर दिया गया है सो दैट अब जो इसका नॉर्मल है,
सुनना, स्क्वायर का जो नॉर्मल होता है ना, वो दरअसल स्क्वायर का जो परपेंडिकुलर होता है वो दरअसल इसी स्क्वायर का एरिया वेक्टर कहलाता है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर इज नाउ मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो उसके मैं बी वाले पार्ट पे आता हूँ बेटा, इसके मैं जरा बी वाले पार्ट पे आता हूँ। तो पहले तो आप एक काम करो ना यार, जो यहाँ पे ए का सोल्यूशन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इत्मीनान से अपन बी वाले को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो अब एक काम करेंगे, इसका जो एरिया वेक्टर, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रही है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कुछ इस तरह से काम कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, वो तो होती है सर 3 10 टू द पावर 3, कितनी होती है 3 10 टू द पावर 3 आई कैप, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, यहां पे इसका पूरा अपन जमाते हैं एरिया वेक्टर शानदार तरह से, ठीक है। इसका पूरा अपन जमाते हैं एरिया वेक्टर, और स्क्वायर को ना भाई टिल्ट कर दिया है, भूल मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। वो एंगल मारेगा कितना, 60 डिग्री का। ये अपन बनाते हैं प्रॉपर स्क्वायर, ठीक है। और वो क्या है, पूरा टिल्ट हो चुका है ना, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पे बहुत ही कलाकारी की जरूरत पड़ने वाली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पे बहुत ही शानदार लेवल की कलाकारी की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये अपने पास स्क्वायर है। अब इसको क्या अपन ने क्या है बाकायदा टिल्ट करके रखा हुआ है, तो टिल्ट करने के बाद जो इसका नॉर्मल एंगल मारने वाला है ना, वो मारने वाला है कितना, वो एंगल मारने वाला है प्रॉपर 60 डिग्री का विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इतना ध्यान इसलिए देना बिकॉज प्लस एक्स एक्सिस की तरफ ही काम करी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब इसका नॉर्मल अपन बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो दरअसल ऐसे निकल रहा है, 60 डिग्री का एंगल मार रहा है, ठीक है। सवाल के अनुसार इसका जो एरिया वेक्टर है वो एंगल मार रहा है कुल मिलाकर के 60 डिग्री का, बस इतनी सी बात है। अब आपको फ्लक्स निकालने से मतलब है, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ईडीएस कॉस थीटा, तो ई ए और कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा गौर करना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है कितनी 3 10 टू द पावर 3, ये आ चुकी है 3 10 टू द पावर 3। उसके बाद एरिया कितना आ चुका था बेटा, एरिया हम जानते हैं क्या होता है इसका, देखो 10 सेंटीमीटर इज द साइड, ये है 10 सेंटीमीटर, और ये वाला हिस्सा भी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इज द साइड ओनली ना। जब एरिया निकालना है तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर मारना पड़ेगा, 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर 10 टू द पावर -2 पहुंच गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2, और उसके बाद अपन करेंगे कितना, कॉस ऑफ 60 डिग्री। भाई साहब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 हो जाता है sin 30 मतलब 1/2, ठीक है। तो 3 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो मतलब 30/2 मतलब क्या हो जाएगा 15 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी से ये बी वाले का भी आप जरा आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बढ़ते हैं सवाल के अगले वाले पड़ाव पे, ठीक है। ये क्वेश्चन डन हो चुका है, बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार। चले पक्का क्लियर है था, तो ये 14th का पूरा ए वाला पार्ट भी हो चुका है और बी वाला पार्ट भी समाप्त हो चुका है। चले अब आते हैं इसके अपन क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। नाउ व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े स्लाइड को पीछे करके कि अरे यार 14th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। तो ये सवाल आपके सामने है, थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन, ठीक है। ये सवाल आपके सामने है, एक बार इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर बहुत शानदार, तो सवाल तो आप लोगों ने देख ही लिया था, अब जरा इसके आते हैं प्रॉपर सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो नेट फ्लक्स निकालना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रीवियस वाले क्वेश्चन का, और जहां पे एक क्यूब है जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर के बराबर, सो दैट उसके जो फेसेस है ना आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है, आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब जरा गौर करना बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है 3 10 टू द पावर 3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 3 10 टू द पावर 3 अलोंग एक्स एक्सिस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं क्यूब, ठीक है। पहले अपन इत्मीनान से क्या बनाते हैं बेटा, एक क्यूब बनाते हैं। जरा गौर करते हुए चलना, इस कलर का बनाते हैं, येलो कलर का। तो एक अपन क्यूब पूरा फॉर्म करेंगे, उसके बाद जरा अपन कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा फॉर्म करा क्यूब, ध्यान देते हुए चलना, बहुत ही प्यार से ध्यान देते हुए चलना बेटा, बहुत ही प्यार से।
अब कुछ इस तरह से क्यूब तो फॉर्म हो गया, कुछ इस तरह से क्यूब तो फॉर्म हो चुका है। अब क्या है ना बेटा कि इसका जो ये इसके पास कोई चार्ज नहीं है फिलहाल, ठीक है, इसके पास कोई चार्ज थोड़ी है, बस एक क्यूब टाइप की बॉडी अपने पास। अब क्या हो रहा है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो काम कर रही है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब ना मैं एक एक करके ना सबका एरिया वेक्टर पहले बनाऊंगा, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, वैसे कायदे की बात क्या है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है ना उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी निकल रही हैं, तो देयरफॉर नेट फ्लक्स जो है ना वो जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर करेंगे क्यूब के, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यूब से बाहर एग्जिट भी ले रही हैं। इस वजह से नेट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो जीरो होने वाली है। लेकिन मैं फिर भी आप लोग को ना पूरा एक एक करके एरिया वेक्टर दिखाते हुए चलूंगा, ठीक है भाई। ये अपने पास फर्स्ट वाला लैमिना था, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो जाएगा इस तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इतना फंडा समझ में आ रहा है। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ गया, उसी हिसाब से इसका जो होगा एरिया वेक्टर वो इस तरफ जाना चाहिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो आना चाहिए बिल्कुल ऐसे नीचे करके। ऊपर वाले फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो जाना चाहिए एकदम ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपन ने कर लिया। उसके बाद जरा गौर करना क्या होता है, ये जो सामने वाला लैमिना है, जो अपने पास सामने वाला फेस है, इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल ऐसे बाहर आएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बाहर आएगा। और इसका जो पीछे वाला फेस है उसका एरिया वेक्टर जो है ना वो बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। ये वाला फंडा कुछ इमेजिनेशन में बैठ रहा है क्या सही से, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, ये वाला पूरा क्लियर होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, इसको अपन बोल देते हैं अपने पास, देखो अब देख अपने पास क्या होता है, ये अपने पास एरिया वेक्टर्स हो गए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रही है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे काम कर रही है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, यहां जब जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गई। उसके बाद यहां चेक करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ ही जा रही है, कहीं पर भी चेक करोगे उस तरफ भी चेक करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही मूव कर रही है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का पक्का। इसके लिए चेक करना, ये वाला फेस जो था ना इसके लिए ये डीएस वेक्टर बाहर आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी कहां जा रही है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मैं अभी आपसे बात करूंगा किसके लिए, मैं आपसे फेस नंबर 1 उस तरफ वाला और फेस नंबर 2 इसके लिए बात करता हूं, ठीक है। जब मैं फ्लक्स निकालता हूं फेज 1 के लिए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। कैसे बेटा, डीएस उस तरफ गया और व्हाइट वाला एरिया, व्हाइट वाला जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, व्हाइट से जो बना के रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वेक्टर है, व्हाइट से जो बना के रखा हुआ है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वेक्टर है, ठीक है। और जो रेड से बना के रखा है वो दरअसल एरिया वेक्टर है, जो रेड से बना के रखा है वो दरअसल एरिया वेक्टर है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पे जब तुमने फ्लक्स निकाला तो ये फ्लक्स φ1 जो है ना वो क्या हो जाएगा, माइनस का EA के बराबर, और φ2 सिमिलरली जब आप φ2 निकालते हो, सिमिलरली जब आप φ2 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी A इंटू कॉस 0, बिकॉज φ2 मतलब ये वाला फेस, इसका ds भी उस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ जा रहा है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये φ2 कितना हो जाएगा, EA प्लस का, ठीक है भाई। φ1 था माइनस का EA और φ2 हो चुका है प्लस का EA, तो मतलब φ1 और φ2 जो है वो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर φ1 एंड φ2 हैव अलजेब्रिक समेशन एज 0, एक प्लस में था एक माइनस में था, ठीक है। यहां पे आप डायरेक्शंस का गाना नहीं गा सकते ना, ठीक है। हैव अलजेब्रिक समेशन एज 0, इसका मतलब इनकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, देयरफॉर नो कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब यह है कि देयरफॉर नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम साइड 1 एंड साइड 2 टुवर्ड्स फ्लक्स, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोग को, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहां पे क्या होने वाला है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डीएस ऊपर, एंगल 90 डिग्री बन चुका है, 90 डिग्री तो cos 90 0 होता है, ठीक है। यहां जब गौर करेंगे तो यहां पर भी 90, ये भी 0, यहां जब गौर करेंगे तो यहां पर भी 90, ये भी 0, और जब यहां गौर करेंगे तो यहां पर भी एंगल 90 है, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ऑल अदर फेसेस have flux equal to 0 because जो एंगल है, because the angle is 90 डिग्री, because the angle
बिकॉज जो एंगल है वो एंगल है 90 डिग्री के बराबर। किसके बीच का एंगल बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, देयरफॉर फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पूरा फंडा आप समझ चुके हैं। डीएस यहां पर भी आ गया बाहर, डीएस नीचे भी गया डीएस, और इस तरफ भी क्या जा रहा था बेटा? पीछे की तरफ डीएस जा रहा था। तो नेट फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, एक और चीज लिख सकते हैं कि देयरफॉर टोटल electric field lines coming inside is exactly equal to number of electric field lines leaving the surface, ठीक है। तो number of electric field lines entering, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि एंटर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि लीव कर रहे होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द क्यूब, number of electric field lines entering the cube is exactly equal to number of electric field lines entering the cube is exactly equal to the number of electric field lines leaving, is exactly equal to the number of electric field lines leaving the body, leaving the cube. Therefore the flux is 0. Therefore flux total is equal to 0. It's as simple as that. ये रहा पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत। मेरे ख्याल से आप लोग को हर एक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर बढ़ते हैं अपन इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। हो गया? 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर क्लियर, सुपर डन। एक तरफा भाई यही डायग्राम, ऐसा ही परसेप्शन अपने दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल डन फॉर यू, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं इस दफा। तो केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 10 टू द पावर 3, ठीक है। मतलब नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है ना वो 8 10 टू द पावर 3 के बराबर है। चलें चलें चलें, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स टोटल वो आ गया है 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये फ्लक्स की वैल्यू है, ओके। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? पहला केस क्या पूछा गया है बेटा? इसका जो केस नंबर 1 है उसमें यह पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नेट इंक्लोज्ड चार्ज। पहले केस में क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द नेट इंक्लोज्ड चार्ज। ये क्या होगा? तो भाई साहब एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, जो हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ के रखा है ना उसके अनुसार बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार बता रहा हूं। सर क्या होता है गॉस लॉ के अनुसार? बेटा गॉस लॉ के अनुसार ये होता है कि फ्लक्स टोटल जो होता है ना वो होता है इंक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इंक्लोज्ड चार्ज जो है ना वो हो जाएगा फ्लक्स टोटल इनटू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अपने पास फ्लक्स टोटल इनटू क्या कर देंगे? एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास आ जाएगा चार्ज टोटल, ठीक है। इंक्लोज चार्ज एक ही बात है, इसको आप इंक्लोज चार्ज बोल दो या चार्ज टोटल बोल दो, एक ही मतलब क्यू डैश बोल दो, एक ही बात है। तो फ्लक्स टोटल जो है एक सेकेंड, ये था फ्लक्स टोटल इनटू करा था एप्सिलॉन नॉट के साथ, ठीक है, इनटू करा था एप्सिलॉन नॉट के साथ, ठीक है। अब फ्लक्स टोटल की वैल्यू कितनी आ चुकी थी बेटा? 8 10 टू द पावर 3, 8 10 टू द पावर 3। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो देयरफॉर जो इंक्लोज चार्ज है ना इसकी जो वैल्यू आएगी इवेंचुअली पूरा सॉल्व आउट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो आएगी 0.7 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। इसको आप दरअसल ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये 0.7 10 टू द पावर -7 कूलम को पॉइंट को एक काम करो ना, एक स्टेप पीछे लेके आ जाओ, ठीक है। पॉइंट को अगर मैं एक स्टेप पीछे लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये 0.07 बन जाएगा, ठीक है। और 10 टू द पावर -7 +1 कर लोगे तो -6 हो जाएगा। तो ये माइक्रो कूलम्स में अपना आंसर आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इंक्लोज चार्ज जो है ना वो अपने पास आ चुका है एज 0.07 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब सवाल के अंदर क्या क्या पूछा हुआ है? तो एक तो ये पूछा हुआ था। दूसरा, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट, ठीक है। अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई है ना तो हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि ऐसा नहीं कि चार्जेस ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। हो सकता है चार्जेस होंगे उसके अंदर, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, जिसकी वजह से अलजेब्रिक समेशन ऑफ द चार्जेस 0 हो गया होगा। अगर अलजेब्रिक समेशन ऑफ द चार्जेस इंक्लोज 0 हो जाएगा तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें लिख देते हैं बी वाले पार्ट के अंदर।
इफ आउटवर्ड फ्लक्स इज जीरो, देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर इट मींस दैट अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती है इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर इट मींस दैट द अलजेब्रिक समेशन ऑफ द चार्जेस इज जीरो। ठीक है, इट मींस दैट द अलजेब्रिक समेशन, इट मींस दैट द अलजेब्रिक समेशन ऑफ द चार्जेस इज जीरो। जिसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, इट मींस दैट द अलजेब्रिक समेशन ऑफ द चार्जेस इज जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, ऐसा भी तो पॉसिबल है, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि क्यूब के अंदर कोई डाइपोल प्लेस्ड हो। ठीक है, अब डाइपोल कहने को चार्जेस तो है, कहने को चार्जेस तो है, लेकिन जब आप फ्लक्स निकालते हैं ना तो फिर आप इंक्लोज चार्ज की बात करते हैं, और प्लस क्यू माइनस क्यू अलजेब्रिक समेशन जीरो, तो नेट फ्लक्स भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर इफ flux total is zero, therefore it means that there may be charges, there may or may not be charges। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि चार्जेस ही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है, तो अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि पक्की बात हो गई कि चार्ज नहीं है उसके अंदर। भाई चार्ज हो भी सकता है, चार्ज हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन उसका अलजेब्रिक समेशन जीरो हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान ले कि चार्ज है ही नहीं उसके अंदर, तब तो पक्की बात है कि फ्लक्स जीरो है। ठीक है, ये वाला फंडा दिमाग में पूरा सुप्रीम तरह से बैठ गया। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद कूदना है अपने को इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ये वाला फंडा पूरा क्लियर, सुप्रीमली क्लियर। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई, ये वाली चीज पूरा दिमाग में अच्छे से बैठ गई है, पक्का बैठ गई है। आगे बढ़े, और तो कुछ नहीं पूछा हुआ है। इफ द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वाज जीरो, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस? नो, वी बेसिकली कैन नॉट कंक्लूड दैट देयर आर नो चार्जेस। देयर मे बी चार्जेस बट द अलजेब्रिक समेशन मे बी गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर के बराबर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? ये सवाल आप लोग के सामने मैं एक बार छोड़ देता हूं, स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर सकें, कोई दिक्कत आपको नहीं आए। ठीक है, इतना पूरा फंडा क्लियर है, इतना पूरा फंडा क्लियर है। चलो अब जरा देखना, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? पहली बात तो ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। जब स्क्वायर से पूछा हुआ है ना, कहां गया? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। जब एक स्क्वायर से पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर इज जस्ट वन फेस ऑफ द क्यूब, स्क्वायर इज जस्ट वन फेस ऑफ द क्यूब। इस क्यूब का सिर्फ एक फेस है, इस क्यूब का सिर्फ एक फेस है वो स्क्वायर, और उस स्क्वायर के थ्रू अपने को फ्लक्स निकालना है, कि बस निकालना है। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे बेटा, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है। अगर आपको फ्लक्स निकालना है, पहली बात तो ये है कि अगर ना ये स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर, तो और ये इसके सेंटर पे आ रहा है चार्ज। ठीक है, सेंटर पे आ रहा है मतलब क्या? बेसिकली क्यूब के सेंटर पे आ रहा है। सर क्यूब कहां से आ गया भाई? इसमें हिंट में था ना कि थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ द क्यूब। ओके, अगर हम एक क्यूब का एक फेस मान लें स्क्वायर को, तो जब यहाँ पे पूरे अपन टोटल 6 फेसेस कंप्लीट कर लेंगे ना, तो एकदम इसके बीचों बीच वो सेंटर पे आ रहा है वो चार्ज। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोकूलम का वो चार्ज है। ठीक है, और साइड कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर के बराबर का साइड है। तो अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, जब आपको फ्लक्स निकालना है किसी एक ही फेस से, तो फ्लक्स टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स टोटल क्या होता है? चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर क्यूब में आप किसी एक फेस से निकालना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी एक फेस से निकालना चाह रहे हो तो क्या करते हो? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 5 लिख दिया मैंने, यहां पे जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था ना, उसका 1/6 पार्ट निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 5 टोटल का 1/6 पार्ट निकाल लो, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक फेस से आपको मिल जाएगा फ्लक्स। ठीक है, तो 5 टोटल मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका 1/6 पार्ट। ठीक है, तो अब जरा गौर करते हुए चलना, 5 फ्लक्स निकल रहा है एक फेस के सहारे, फ्लक्स निकल रहा है एक फेस के सहारे। व्हाट इज द चार्ज इंक्लोज भाई? भाई क्यूब के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज हो रहा है? वही वाला चार्ज है भाई साहब, कितने वाला था? 10 माइक्रोकूलम। जी हाँ, 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, यहां पुट कर देंगे 10 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, उसके बाद नीचे करेंगे तो 6 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 10 टू दी पावर -12। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जब फ्लक्स अपन निकालते हैं किसी एक फेस में से, जब फ्लक्स अपन निकालते हैं किसी एक फेस में से, तो अपने पास कहानी में क्या बचता है? 10 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा?
8.85 इंटू 6। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर, एक काम तो सुन, ये 10 की पावर -5 हो गया था ना, और ये 10 की पावर 12 को ऊपर उचका लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही है, पक्का सॉर्टेड है। तो 10 की पावर -5, 10 की पावर 12 नीचे हो चुका है 1/8.85 इंटू 6 के बराबर, ठीक है। जैसे अपन इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे ना, तो अपना अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा 188, और पावर जो है ना वो तो प्लस की ही चलनी चाहिए, तो 188 इंटू 10 टू द पावर 3 तक कहानी पहुंच जाएगी, जिसको आप अगर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, पॉइंट को 2 दफा पीछे लेके आ जाओ, तो 1.88, तो अगर पॉइंट को आप 2 स्टेप पीछे लेके आओगे तो पावर में +2 हो जाता है, तो न्यूटन पर कूलम into meter square, this is going to be the electric flux, it's as simple as that, जो कि फ्लक्स निकल गया है एक फेस में से, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो निकल गया है एक फेस में से, मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये फ्लक्स निकल गया है एक फेस में से, तो पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरा फंडा आप लोग के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर आउट हो चुका है। हुआ है कि नहीं हुआ है भाई, पक्का? चले आगे बढ़े। ओके, डन 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 सर, निपटा दो उसको सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल डन फॉर यू। अब कूद जाओ बेटा, कहाँ कूद जाए सर? क्वेश्चन नंबर 18 पे कूद जाओ बेटा, ठीक है। अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, जिसका जो 9 सेंटीमीटर, अच्छा गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन द एज, मतलब साइड है 9 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को साइड वाइड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्यों मतलब नहीं है? बिकॉज यहाँ पे एक क्यूब है अपने पास, मान ले क्यूब है अपने पास, थोड़ी कलाकारी, ये मान लिया अपन एक क्यूब है अपने पास। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना सेंटर पे एक चार्ज है, मान ले कि अपने पास सेंटर पे ना एक चार्ज है, और चार्ज की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोकूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। इस चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा? इस चार्ज की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। तो अपन एक काम करते हैं ना, जो इंक्लोज चार्ज है, ठीक है, देयरफॉर जो इंक्लोज्ड चार्ज है, लिख दे बेटा अपन इसको, देयरफॉर जो इंक्लोज्ड चार्ज है Q डैश, उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2 माइक्रो, मतलब 2 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस पूछा है, ठीक है। मतलब ये नहीं किसी एक फेस से पूछा है, यहाँ पे इन टोटल पूरे सरफेस से पूछा हुआ है, ठीक है। तो जब फ्लक्स आप निकालोगे ना टोटल सरफेस से, तो ये फ्लक्स टोटल के बराबर ही तो हो गया भाई मेरे। जब टोटल सरफेस में से निकालोगे मतलब टोटल फ्लक्स के बराबर हो गया, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है भाई साहब? चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव टोटल इज इक्वल टू, चार्ज इंक्लोज कितना है? 2 माइक्रो, 2 10 की पावर -6 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 8.85, 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो अपने पास ये कहानी में क्या हो जाएगा? 2/8.85 इंटू, लपेटे में इसको ले लो बेटा, 10 की पावर 12 -6 करेंगे, 10 की पावर 6, ठीक है। यहां तक का पूरा फंडा आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? यहां तक का पूरा फंडा आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का श्योर हो? आगे बढ़े, ठीक है। तो ये तो हो चुका है। अब जरा इसको जैसे अपन सॉल्व आउट करेंगे ना, तो फ्लक्स टोटल की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2.26 10 टू द पावर 5। अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2.26 10 टू द पावर 5, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। डन। इसका भी आपका सोल्यूशन जो है वो आ चुका है। तो जल्दी इसको भी नोट डाउन करो, फिर अपन बढ़ेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। जल्दी इसका पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। आगे बढ़े, चलो भाई। अब आते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, ठीक है। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है जो कि नेगेटिव गिवन है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव में गिवन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इंक्लोज चार्ज है वो नेगेटिव रहा होगा। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस रह चुका है 10 सेंटीमीटर के बराबर, ओके, सेंटर्ड ऑन द चार्ज, ओके, ऐसी बात है क्या? उसका सेंटर जो है वो गॉसियन सरफेस, जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस
सरफेस है उसका सेंटर कहां पे आ रहा है बेटा, सेंटर पे चार्ज आ रहा है बेसिकली। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। ठीक है भाई, पहली बात तो आप जरा ये समझ जाइए कि अगर जैसे मान ले अगर रेडियस को बोला कि डबल कर दिया, भाई बोला ना कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड तो फ्लक्स कितना पास करेगा। भाई एक बात सुनो, चार्ज आ रहा है क्यू के बराबर, रेडियस आ रहा है आर के बराबर, और ये बना है तुम्हारा मान लो गॉसियन सरफेस। तो इस वाले केस में जो फ्लक्स होगा वो होगा इंक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुमने बोला सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने बोला इस बार आप चेंज कर रहे हैं फंडा। ठीक है, मैंने बोला इस बार आप चेंज कर रहे हैं फंडा, चार्ज वही रहेगा क्यू के बराबर, लेकिन इस बार रेडियस कर देंगे डबल। तुमने बोला सर डबल, मैंने बोला बिल्कुल डबल। ठीक है, तो रेडियस कर दिया है बेटा डबल, तो यहां पे अब ये जो दूरी है ना वो आ गई है 2r के बराबर। ठीक है, रेडियस कर दिया है डबल, तो दूरी कितनी हो चुकी है, 2r के बराबर हो चुकी है। और अब बनाएंगे अपन इसका पूरा गॉसियन सरफेस। ठीक है, रेडियस कर दिया है डबल, तो दूरी हो चुकी है 2r के बराबर, और ये बनाएंगे अपन इसका अब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और अब जरा एक छोटी सी बात पे गौर करते हुए चलना, पहले कितना फ्लक्स आया था बेटा, पहले का फ्लक्स आ गया था q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा यहाँ पे फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे फ्लक्स निकालोगे ना तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, इंक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या होता है, इंक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने लेक्चर मेरे प्रॉपर्ली देख के रखे हैं पहले गॉस लॉ के, तो आपको पता होगा कि जब भी मैं क्यू डैश लगाता हूं ना, तो क्यू डैश का मतलब क्या होता है, क्या चार्ज ऑफ द बॉडी, बिल्कुल नहीं। क्यू डैश का मतलब होता है इंक्लोज चार्ज। किसने इंक्लोज करा, इंक्लोज चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, बाय इंक्लोज चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस, पहले भी क्यू था तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इंक्लोज अच्छा क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्यू डैश तो क्यू के बराबर ही है ना, यहाँ पे क्यू डैश तो क्यू के बराबर ही है ना। ठीक है, तो हियर इंक्लोज चार्ज इज इक्वल टू क्यू ओनली। ठीक है, और जब यहाँ पे रेडियस 2r के बराबर हो गया तब भी फ्लक्स जो आ रहा है वही आ रहा है q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सवाल के अनुसार क्या पूछा हुआ था कि अगर गॉसियन सरफेस का रेडियस डबल कर दिया जाए तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। तो अपन लिख देंगे कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सेम फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, देयरफॉर सेम फ्लक्स। और कितना है वो फ्लक्स बेटा वो फ्लक्स की वैल्यू है -1 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 3 है ना, जी हाँ ऑब्वियसली, तो -1 इंटू 10 टू द पावर +3 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। Therefore, the same flux of 10 to the power मतलब -1 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर will pass। ठीक है, therefore same flux of this much will pass। तो जल्दी इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करें, उसके बाद बढ़ेंगे इसके बी वाले पॉइंट पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। इस बार वैल्यू भी निकालनी है पॉइंट चार्ज की, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए फिर, बहुत शानदार। तो ये वाला पार्ट अपना पूरा हो चुका था, अब जरा आते हैं इसके बी वाले पार्ट के ऊपर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, बस वो निकालना है अपने को। तो ठीक है, तो चले भैया एक काम करो, यहाँ पे अपने पास फ्लक्स कितना आ चुका है, -1 10 टू द पावर -3, सेम का सेम रहने वाला ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज निकालना है। भाई एक बात सुनना, फ्लक्स इज नेगेटिव, सिंस फ्लक्स इज नेगेटिव therefore obvious ही बात है कि enclosed charge is also negative। ठीक है, enclosed charge is also negative। फ्लक्स नेगेटिव है, इसका मतलब पक्की बात है कि इंक्लोज्ड चार्ज जो है ना उसकी वैल्यू, उसकी संख्या भी जो है वो नेगेटिव होगी ऑब्वियसली। तो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, कूलम्स लॉ नहीं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, भाई साहब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर देखा जाए तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर देखा जाए तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वहां पे जो इंक्लोज्ड चार्ज है, यहां पर जो इंक्लोज्ड चार्ज है वो हो जाएगा फ्लक्स इनटू क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इंक्लोज चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स, हमारे पास कितना आ चुका था वो हम देख चुके थे, -10 टू द पावर +3 के बराबर हो चुका था। ठीक है, तो -1 10 टू द पावर +3 के बराबर। ओके, तो -1 10 टू द पावर +3
तो उसको अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 10⁻⁻12, ठीक है। बढ़िया जा रहे हैं, शानदार जा रहे हैं, एक तरफा जा रहे हैं। तो जो इंक्लोज चार्ज है ना उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस का 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, माइनस का 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट, डन 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 डन। ये आ गया आपके पास में इसका कंप्लीट आंसर भाई साहब, ये आ गया आपके पास में इसका कंप्लीट आंसर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो माइनस 8.85 10 की पावर क्या पहुंच चुकी है, -9 के बराबर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन को कूदना है। कहां कूदना है सर, इसके अगले वाले सवाल की तरफ। कहां चलना है इसके बाद, इसके अगले वाले सवाल की तरफ। हो गया 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा। चले, निपट चुका क्वेश्चन नंबर 19। अगले वाले पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, हैज एन अननोन चार्ज, ओके। रेडियस 10 सेंटीमीटर, ओके। डन 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 डन। 2 मिनट ध्यान देना, 2 मिनट ध्यान देना, 2 मिनट ध्यान देना। कंडक्टिंग स्फीयर है, हल्का सा बड़ा बना दो। कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस जो है ना खुद का, इसका रेडियस जो है खुद का वो है 10 सेंटीमीटर। सेंटर से मारो, ये इसका जो रेडियस है, ये इसका जो खुद का जो रेडियस है ये है 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। इसका जो खुद का रेडियस है, सेंटर से मारेंगे अच्छे से यार, ये है कितना बेटा 10 सेंटीमीटर के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेंटर और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज द रेडियस, ठीक है। अब इसके पास चार्जेस तो होंगे ऑब्वियसली, चार्जेस क्यों नहीं होंगे इसके पास भाई, तो इसके पास चार्जेस तो हैं ही, इसके पास चार्जेस की तो मात्रा पूरी पर्याप्त है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल के रखा हुआ है कि ऐसा था, ठीक है। नाउ इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 10⁻³ मतलब 1500, तो 20 सेंटीमीटर बाहर, ठीक है। तो भाई सेंटर ऑफ मास वाला फंडा होता है, ये पूरा ऐसे काम करेगा एज इफ इसका पूरा चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ स्फीयर, इन दिस केस the sphere behaves in this case, charge नहीं, in this case मत तो करो, अरे चलो, in this case the sphere behaves as if the entire charge is concentrated at the center. In this case the sphere behaves as if total charge is concentrated at the sphere, at center is concentrated, total charge is concentrated at the center, total charge is concentrated at the center, ठीक है। अब जरा बातों पे गौर करते हुए चलेगा। अब ये बोला है कि भाई 20 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, भाई 10 सेंटीमीटर तो यही आ गया, तो 20 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट होगा, मतलब ऐसा कुछ मान लो वहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट है और इस पॉइंट की दूरी, ये पॉइंट है P, ठीक है, और इसकी दूरी कितनी आ चुकी है बेटा 20 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ना वो है 1.5 10⁻³ ये कितनी है बेटा 1.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ओके। तो एंड पॉइंट रेडियल इनवर्ट्स, अगर इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली दिस चार्ज इज नॉट पॉजिटिव, दिस चार्ज इज नेगेटिव, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, अगर अंदर की तरफ आ रही है ना, इसका मतलब जो ये चार्ज है वो पॉजिटिव बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा, वो चार्ज फिर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली ये चार्ज बिल्कुल भी पॉजिटिव जो है वो नहीं हो सकता, ये चार्ज होगा नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये टर्म चमका कैसे मेरे को भाई, सवाल में वो चीज गिवन है ना यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली इनवर्स काम कर रहा है। तो अंदर कब आता है, जब चार्ज नेगेटिव होता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो अंदर की तरफ आती है भाई साहब। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव का चार्ज है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ आ रही होंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देना, इतना पूरा क्लियर हो चुका है। अब सवाल में क्या पूछा हुआ आपसे कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो अपन एक काम करते हैं बेटा, सुनते हुए चलना, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो भाई ये पूरा चार्ज जो है ना वो ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ वो पूरा चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर -q बन के, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, E = फॉर्मूला क्या होता है kq/r², और हमें पता होना चाहिए कि q कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हियर q इज नेगेटिव, here q is taken negative only,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो वो रेडियली इनवर्ट्स आ रही है भाई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है तो वो तभी पॉसिबल है जब ये स्फेरिकल बॉडी के पास चार्ज नेगेटिव का होगा, बिकॉज अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सट करके बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, बट नेगेटिव मतलब अंदर आएंगी। अब जरा गौर करो, यहां मुझे बस क्या निकालने से मतलब, मुझे बस क्यू निकालने से मतलब है, बस क्यू निकालने से मतलब है, ठीक है। तो नाउ अब अपन एक काम करेंगे, क्यू निकालने पे फोकस करेंगे। नाउ अब अपन क्यू निकालने पे फोकस करेंगे, ठीक है, जरा ध्यान देते हुए चलना, बहुत मस्त चीज है। E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर का स्क्वायर। तो यहां से जो क्यू है ना वो क्या हो जाएगा, ई आर का स्क्वायर अपॉन के, ई आर का स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। ई क्या हो जाएगा, के क्यू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल्स टू, भाई साहब ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो है कितना 1.5 10 टू द पावर 3, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है 1.5 10 टू द पावर 3। उसके बाद करेंगे अपन बेटा आर का स्क्वायर, ठीक है। नाउ आर कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटी मतलब 10 टू द पावर -2, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आएगा के, और के क्या होता है, के होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले बेटा क्यू निकलने वाला है जो कि ऑब्वियसली निगेटिव में निकलेगा, तो माइनस क्यू लिख लो ना स्क्वायर, ज्यादा मस्त रहेगा, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होगा, ये यहाँ पे 1.5 अपॉन 9, पावर खेल ले, 10 की पावर पहुंच गया -3, ठीक है। उसके बाद यहां समझना अच्छे से, ये कितना होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1 और इसका स्क्वायर मारना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 10 टू द पावर -1, इसका स्क्वायर मार देंगे अपन। तो जो अपने पास नेगेटिव चार्ज है -q का, वो क्या हो जाएगा 1.5/9 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 करेंगे, और यहाँ अच्छा 2 मत करो भाई, गलती हो जाएगी फिर, ठीक है। ये क्या होगा अपने पास, सुनते हुए चलना, 1.5/9 10 टू द पावर -3, ये इसका स्क्वायर करोगे ना भाई तुम, 2 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर मारना 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मारना 4 हो जाएगा, और 10 टू द पावर कहाँ पहुंच जाओगे -2 पे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो सुनते हुए चलो अब इत्मीनान से, ये कितना हो जाएगा भाई 1.5 को अपन एक काम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 9, तो मतलब नीचे आ जाएगा 6, तो 4/6 ये हो जाएगा 4/6 इंटू क्या हो जाएगा, ये तो निपट गया 4/6, ठीक है। सही जा रहे हैं ना अपन, ये अपने पास कितना था 6 हो गया, 4/6 तो हो चुका है। उसके बाद 10 की पावर -5, 10 की पावर क्या है -5, तो ये दरअसल ऐसा हो जाएगा 2/3, 2/3 10 की पावर क्या हो जाएगा -5। भाई 1/3 क्या होता है 0.33 होता है। तो अगर ये ध्यान देते हुए चलना बेटा, 1/3 क्या होता है 0.33 होता है, डबल कर दो तो 0.66 मतलब 0.67 अप्रोक्सीमेटली, तो 0.67 और 10 की पावर कहाँ पहुंच जाओगे -5 कूलम पे पहुंच जाओगे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 6.7 माइक्रो कूलम, कोई दिक्कत तो नहीं है। देयरफॉर ध्यान देंगे जो चार्ज होगा ना वो हो जाएगा नेगेटिव का, मैं पॉइंट को आगे लेके चले जाऊंगा, तो 6.7 10 टू द पावर -6 मतलब 6.7 10 टू द पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो, ठीक है। आ गया भैया अपना आंसर जो है वो हो चुका है डन डना डन डन, आ गया अपना जो आंसर हो चुका है वो हो चुका है डन डना डन डन। 6.7 10 टू द पावर -6 मतलब माइनस का 6.7 माइक्रो कूलम। भाई चार्ज माइनस में क्यों है, बिकॉज गिवन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो थी ना वो रेडियली इन्वर्ट्स आ रही थी यार। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इन्वर्ट्स काम कर रही हैं इसका मतलब कि चार्ज इज नेगेटिव, और चार्ज नेगेटिव तो कितना, तो माइनस का 6.7 माइक्रो कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट। डिटेल्ड सोल्यूशन आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया है बेटा। अब बनता बस ये कि आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। चलो क्लियर है, आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 तो करा अभी, ओके। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है जरा पढ़ लिया जाए इत्मीनान से। अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.4 मीटर डायमीटर है, लेकिन हमें काम आता है रेडियस का। डायमीटर 2.4 है लेकिन हमें काम आता है रेडियस का, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। रेडियस निकलता है कैसे भाई, डायमीटर का हाफ कर दो, ठीक है, ओके। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू है 80 माइक्रो कूलम, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू है 80 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6
कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। पहली चीज क्या है बेटा, पहली चीज ये है कि आपको चार्ज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपको चार्ज 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 फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चार्ज, भाई साहब ये चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो जरा गौर करते हुए चलेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? इसका बेसिक फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया बोले तो 4 पाई आर का स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई साहब सुनो, चार्ज निकालो जरा यहां से भैया, तो 4 पाई सिग्मा इंटू आर का स्क्वायर, क्यों क्या हो जाएगा? 4 पाई सिग्मा इंटू आर का स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। बस वैल्यूज भरना पड़ेगा। 4 पाई का मतलब क्या होता है? 22/7, ठीक है। उसके बाद सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है 80 10 टू द पावर -6। सिग्मा क्या होता है? 80 10 टू द पावर -6। उसके बाद आर का स्क्वायर मारेंगे। आर का स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा? 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर 12 का स्क्वायर होता तो वो होता 144, ठीक है। तो यहाँ पे 1.44, ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा? 1.44। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार जरा इसको अगर अपन सॉल्व आउट करने का सोचें तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, सुनते हुए चलना। अगर इसको मैं 1.4 मान लूंगा ना, तो वो काट देगा इसको 5 से, ठीक है। 5 से काट देगा, हाँ काटा पीटी मच हो जाएगी, ठीक है। एक काम करो बेटा, एक बार जरा इसको, क्योंकि यहाँ पे ना इतना टफ नहीं पड़ेगा ये, ठीक है। बेसिक सा अलजेब्रा लग जाएगा, इतना टफ ये नहीं पड़ेगा। एक बार जरा इसको सॉल्व करके देखो, अप्रोक्सीमेटली अपना ये जो Q है ना वो कितना आता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, अपना Q जो है अप्रोक्सीमेटली वो आ जाना चाहिए 1.45 मिली कूलम, ठीक है। अपने पास जो Q है वो आ जाना चाहिए 1.45 मिली कूलम। मिली मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -3। ये अपने पास क्या होता है बेटा? 1.45 10 टू द पावर -3 कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई पूरा सॉल्व करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली अपना Q जो है वो इसके बराबर तक आ जाएगा, 1.45 तक, ठीक है। अब उसके बाद और कुछ पूछा हुआ है क्या? फाइंड द चार्ज, वो तो निकाल दिया सर। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर? यहाँ तो कोई अपने पास वो फेस वगैरह वाला लफड़ा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई क्यूब वगैरह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि आप किसी एक फेस में से निकालोगे फ्लक्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पूरे स्फीयर में से निकालना है, ठीक है। चलिए अब जरा इसके बी वाले पार्ट पे कूद जाते हैं। तो जब आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू टोटल सरफेस, टोटल स्फीयर, तो भाई आपको पता है कि गॉस के लॉ ने क्या सिखाया है कि फ्लक्स क्या होता है? ये होता है चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अपने पास जो टोटल फ्लक्स आएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा? इंक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द इंक्लोज चार्ज? भाई स्फीयर के अंदर जो भी चार्ज आ रहा है, ये स्फीयर था, गॉसियन सरफेस था, ये इसके पास चार्ज था Q, तो यहाँ पे इंक्लोज चार्ज का मतलब क्या होता है? Q के बराबर, बस इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? Q डैश मतलब Q अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब Q डैश की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1.45 10 टू द पावर -3, ठीक है। क्या हो चुका है? 1.45 10 टू द पावर -3। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो जो अपने पास फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? 1.45 अपॉन नीचे आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12 - 3 करेंगे तो 9 तक कहानी पहुंच जाएगी। भाई साहब यहां तक आपको लेकर के आ गए हैं। एक बार जरा इसको फर्दर सॉल्व करके देखो कि तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आता है, ठीक है। सब कुछ प्लस में तो आ ही रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो सब कुछ प्लस में तो आ ही रहा है। तो फ्लक्स जो अपने पास हो जाएगा भाई यहाँ पे 1.45 अपॉन ये था, तो ये 1.6 के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। तो 1.6 और 10 की पावर कहाँ पहुंच जाएंगे? 8। तो 1.6 10 की पावर 8 तक पहुंच गए हैं। और फ्लक्स क्या होता है? न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। 1.6 10 टू द पावर +8 के बराबर, ठीक है। दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर है। 1.6 10 टू दी पावर 8 तक की कहानी पहुंच चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। चलो भैया आगे बढ़े। ओके डन 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 डन। सर ये वाला क्वेश्चन अपना हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल डन फॉर अस। व्हाट इज द फ्लक्स निकालना था वो भी निकाल दिया, चार्ज निकालना था वो भी निकाल दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हियर इट इज फॉर यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के सामने ये रहा बेटा, देख लो सवाल को, बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ये। एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आ चुकी है बेटा? 9 इंटू 10 टू द पावर 4
न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि R जो है ना वो आ चुका है 2 सेंटीमीटर, 2 10 टू द पावर -2 मीटर। पूरा अभी के अभी कन्वर्ट कर दो भाई। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लैम्डा निकालना है, ठीक है भाई। इन्फिनाइटली लॉन्ग कोई लाइन चार्ज है, इन्फिनाइटली लॉन्ग कोई लाइन चार्ज है, मान लो इसके पास पूरा भर भर के चार्ज है पॉजिटिव का, इसके पास पूरा भर भर के चार्ज है पॉजिटिव का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके पास पूरा भर भर के चार्ज है पॉजिटिव का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है कि यहां से ना 2 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, पॉइंट पी, और इसकी दूरी यहां से कितनी आ रही है बेटा, इसकी दूरी यहां से आ रही है 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब यहां पे आपको निकालना है इसके पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसकी वैल्यू अप्रोप्रिएटली क्या हो सकती है। तो भाई कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सोल्यूशन होगा। आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आपको इस वाले केस का फॉर्मूला पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, जो कि होता है 2k लैम्डा बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहां पे हो जाता है 2k लैम्डा ओवर आर। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें यहां से निकालना होता है बस और बस लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा जब आप निकालेंगे ना, तो लैम्डा यहां से क्या हो जाएगा, ई आर अपॉन 2k, ठीक है। लैम्डा क्या हो जाएगा, ई आर अपॉन 2k। तो भाई साहब ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, 9 10 टू द पावर 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4। ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। उसके बाद आर भी तो है, तो आर कितना है, 2 10 टू द पावर -2। भाई लपेटे में इसको मार दो, तो 2 10 टू द पावर क्या है, -2। सही जा रहे हैं ना, लैम्डा क्या है, ई आर अपॉन 2k, सही जा रहे हैं। तो ई लिख दिया। ई कितना था अपने पास, एक सेकेंड, ई था 9 10 टू द पावर 4 था क्या, अच्छा वही था, सेम था। आई थॉट वो k से मैच तो नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पे 2 लिख दिया, उसके बाद k क्या है अपने पास, 9 10 टू द पावर 9। भाई अब तो मचाओ यहाँ पे काटा पीटी, ठीक है। अब तो मचाओ यहाँ पे काटा पीटी, चीजें कट रही हैं भाई। 9 से 9 निपट गया, 2 से 2 निपट गया अभी के अभी। इसके बाद जो लैम्डा बचेगा, ठीक है, इसके बाद जो लैम्डा एक सेकेंड, इसके बाद जो लैम्डा बचेगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, सुनते हुए चलना। ये अपने पास हो जाएगा 10 टू द पावर 2, ऊपर लेके आ जाना, तो 10 टू द पावर -9 प्लस 2 करेंगे, -9 प्लस 2 करेंगे -7। तो लैम्डा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई शुरू होते ही कहानी हो चुकी है खत्म। तो लैम्डा आ गया 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। चलो बेटा, तो ये अपने पास लैम्डा आ चुका है 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। निपटाया इसको। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। Two large thin metal plates are parallel and very close to each other. ठीक है, two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign. ठीक है, opposite sign की यहाँ पे surface charge density है और उसका जो magnitude है वो है 17 10 to the power -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। भाई साहब कूलम पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है कहां पे, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट निकाल देंगे, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट वो भी निकाल देंगे, और तीसरा क्या है, बिटवीन द प्लेट सर वो भी निकाल देंगे। एक बार ये सवाल को सॉल्व करने से पहले ध्यान देना कि हम लोगों ने गॉस लॉ के एप्लीकेशन के अंदर सबसे लास्ट डेरिवेशन जो करा था वो इसी का डेरिवेशन किया था। तो मैं ये चाहूंगा एक बार जरा आप इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करें। बन गया तो बहुत जबरदस्त, अगर नहीं बनता है तो फिर इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, बेफिक्र रहो, लेकिन एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है, जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर, शानदार, बहुत एक तरफा आप लोगों ने सवाल को देख लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो अपने पास पहली बात तो दो अपने पास लैमिनास हैं और इनर फेसेस पे चार्ज जो है ना वो ऑपोजिट चार्ज डेंसिटीज का है। इसका मतलब एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, पहले अपन एक काम करते हैं, सुनो 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 सुनो, पहले बनाओ अपना प्रॉपर लैमिना यार। ठीक है, ये अपन ने एक लैमिना ले लिया, ध्यान देते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की चीज़ है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी की चीज़। ठीक है, और एक लैमिना अपन यहाँ रख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक लैमिना ऊपर एक लैमिना अपन ने नीचे ले लिया, सही जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या था कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस है तो उसका माइनस होगा। ठीक है, ऑपोजिट थे ना, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन ले लेते हैं प्लस का सिग्मा
और इसका अपन ले लेते हैं माइनस का सिग्मा, चलेगा? वो प्लस सिग्मा हो गया, ये कैसा हो गया बेटा? माइनस सिग्मा हो गया। अब सवाल में ये कह के रखा हुआ है कि पहले, अच्छा एक और चीज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है 17.0 10 टू द पावर -22, इसको अपन यूज करते रहेंगे। सिग्मा कितना अपने पास? 17.0 10 टू द पावर कितना है? -22। माइक्रो वगैरह कुछ तो नहीं है जी, नहीं है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। चलो बेटा कितना ये? कूलम पर मीटर स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब पूछा है आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ठीक है भाई साहब, ये फर्स्ट प्लेट है, तो फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन मतलब मान लेता हूं मैं अपने हिसाब से एक पॉइंट ले लेता हूं कि लेट्स सपोज दिस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब इसको मैंने पॉइंट को ए नाम दे दिया है, ठीक है? अब जरा गौर करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? भाई पहले तो ये वाला प्रोड्यूस करेगा, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाती है ना वो बाहर जाती है, तो वो कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जरा ध्यान देना बेटा, अगर आप लोग को याद नहीं है तो लेट मी रिमाइंड यू, अगर एक प्लेन लैमिना होता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई? ऐसी गलती मत करो, याद रखो, ठीक है? तो प्लस की वजह से क्या हो गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो माइनस वाला है, तो माइनस वाला जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा लेकिन अपनी तरफ कर लेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो हो जाएगी 0 न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा अपन फोकस करते हैं वहां पे, ठीक है? अब जरा अपन फोकस करते हैं, यहाँ पे अपन एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे अपन एक पॉइंट ले लिया है बी, ठीक है? ये जो माइनस का सिग्मा है ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? पहली बात तो अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, और सर कितनी होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? उसके बाद सेम चीज है, जो प्लस वाला था इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर चली जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? 0 न्यूटन पर कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है? अब आपसे पूछा हुआ है एट पॉइंट एचएस के बीच में कहीं पूछा हुआ है, आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, वो वाला भी हो गया। तीसरा क्या है? बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है? इनके बीच में कहीं पूछा हुआ है, तो हम बनाते हैं इसमें बिटवीन द प्लेट्स। चलो 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 आ जाओ, यहां पे अपन एक पॉइंट रखा है, चलो बिटवीन द प्लेट्स, इसको अपन पॉइंट के नाम पी रखते हैं, बेटर रहेगा, पी रख दिया अपन ने, ठीक है? ये प्लस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ना, ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जा रही है, और क्या है उसकी इंटेंसिटी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो माइनस का प्लेट है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उधर ही जा रही है, तो ये क्या है? सिग्मा बाई ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का डायरेक्शन बकायदा सेम था तो प्लस ही करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं कि एट पॉइंट पी क्या हो रहा है, जरा गौर करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एट पॉइंट पी क्या हो रहा है। तो एट पॉइंट पी अगर फोकस किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे मिलेगी बेटा? प्लस करके मिलेगी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर पी पे निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस करना पड़ेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को 2 बार ऐड कर दिया है, तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट पी पे बचेगी वो बचेगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जस्ट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्मा की वैल्यू क्या है भाई साहब? सिग्मा की वैल्यू हम लोगों ने कहीं लिख के रखी हुई थी 17.0 10 टू द पावर -22। कैसे पता भाई साहब? सवाल में गिवन था 17.0 10 टू द पावर माइनस का 22, लिख दिया अपन इसको 17.0 10 टू द पावर माइनस का 22। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर -12, 8.85 10 टू द पावर -12। तो भाई साहब अपने पास क्या बचेगा? 17 अपॉन 8.85, 10 की पावर -22 प्लस 12, -22 प्लस का 12 करूंगा, -22 प्लस का 12 करूंगा तो माइनस का कितना बच जाएगा बेटा? ये माइनस का 10 बच जाएगा, ठीक है? तो ये बच जाएगा माइनस का 10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करो, इसको जब फर्दर सॉल्व इन करोगे ना तो अपना आंसर कितना आएगा पता है? 1.92, और उसके बाद 10 की पावर कितना है? माइनस का 10 तो है ही, तो 1.92 10 टू द पावर -10। और ये आप क्या निकाल रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हो, तो एब्सोल्युटली न्यूटन पर कूलम, 1.92 10 टू द पावर -10 न्यूटन पर कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी 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 इसका स्क्रीनशॉट लो, आया समझ? 1.92 10 टू द पावर -10 न्यूटन पर कूलम। इट्स एज सिंपल
एज दैट। चले बेटा, तो ये वाला फंडा आपका हो चुका है पूरा डन डना डन डन। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चैप्टर 1 का एनसीईआरटी का पार्ट 1 जो था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक के थे, और यहां पे पार्ट 2 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 23 तक पूरा डन डना डन डन करवा दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको हर एक बात जो समझाई गई है वो बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। पक्का पक्का आ गया समझ में? लग रहा है इस वीडियो को देखे कि भाई ग्रिप बन गई अब एनसीईआरटी के ऊपर? अगर लगा ऐसा कि हाँ दोनों पार्ट्स को समझा दिया गया बेहतरीन तरह से और ग्रिप बन गई है, तो अपना प्यार बरसाओ इस वीडियो के ऊपर और उसको लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और बाकी लोगों तक इस बात को पहुंचाओ कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल में फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं प्लेलिस्ट में, और क्या धमाकेदार चीजें और भी आने वाली हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ भी फीडबैक रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर के बड़े प्यार भरे शब्दों में मुझ तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। मतलब इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस चलती हैं और हिंदी मीडियम की भी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस, एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।